नमस्कार दोस्तों, 28 मई 2022 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 आर्टिकल्स में डिस्कस करने वाला हूं। एक है डूइंग नो जस्टिस टू विजन ऑफ अ डेमोक्रेसी। इसके रिस्पेक्ट में बी आर अंबेडकर के व्यू पॉइंट्स को पॉइंट आउट करते हुए आज की सरकारें कैसे अलग कर रही उसको बताया गया है। मैं बता दूं कि जो बी आर अंबेडकर साहब से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे बी आर अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी थी, जो आइडियल्स थे, जो उनकी विचारधारा थी, उस विचारधारा के बिल्कुल अगेंस्ट काम हो रहा है आज सरकारों के द्वारा। कुछ हद तक बीजेपी की बुराई भी की गई है। दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे। आर्टिकल में क्या बताया गया इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फेमिनिन हाइजीन, ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन होती है, जिसको लेके अक्षय कुमार साहब ने पैडमैन बना दी और ओवरऑल इसके लिए पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। इसमें जो डिसेबिलिटी आती है, जो बैरियर्स आते हैं औरतों के प्रति या हर उस इंडिविजुअल के प्रति, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, जिसको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, उसमें क्या होना चाहिए, क्या बैरियर्स आते हैं, कैसे मदद मिल सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर सेक्स इज अवर को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं, इसको देखेंगे। और यासिन मलिक का जो यहाँ पे ओवरऑल कन्विक्शन हुआ है, जो कि होना ही था। और इसके बाद कश्मीर के अंदर जो सेपरेटिस्ट फैक्शंस है, जो सेपरेटिस्ट विचारधारा है, इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, इन सब चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे लगातार आपसे जुड़ता हूं। और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी के लिए करंट अफेयर्स और एडिटोरियल दोनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है। चलिए पहली न्यूज, डूइंग नो जस्टिस टू अ विजन ऑफ डेमोक्रेसी। एक और बात दोस्तों, इफ पॉसिबल फॉर यू क्लिक द ज्वाइन बटन। और ज्वाइन बटन नहीं दबा सकते हैं तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, ज्वाइन बटन का ऑप्शन नीचे लाइक बटन के बगल में आपको दिख जाएगा। इसको दबाने से खासा मदद मिलती है। सारी की सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो चाहें तो हेल्प कर सकते हैं। साथ साथ वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखते हैं। चलिए, भीमराव अंबेडकर साहब का, बाबा साहब का 131वां जन्मदिन 14 अप्रैल को, इसको डाइवर्स तरीके से मनाया गया। और केवल इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में इसको मनाया गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स का ये जो फेडरल स्टेट है कोलोराडो और मिशिगन का, उस दिन माना जाता है इन स्टेट्स में डॉक्टर बी आर अंबेडकर इक्विटी डे। इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य की सरकारें भी ओवरऑल इस दिन को मनाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार 14 अप्रैल को बोलती है डे ऑफ सोशल हार्मोनी। तमिलनाडु की सरकार 14 अप्रैल को बोलती है डे ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो अलग अलग लोग यहाँ पे, अलग अलग सरकारें अलग अलग प्रकार से अंबेडकर साहब को यहाँ पे याद करते हैं, बाबा साहब को हमारे याद करते हैं। लेकिन हमारे प्यारे बाबा साहब के आइडियाज को बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसको पॉलिटिक्स के साथ जोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बाबा साहब के आइडियाज को फॉलो कर रहा है वो सच में उनका ब्लाइंड फॉलोअर होगा। हो सकता है कि वो उन आइडियाज के बिहाफ पे अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को पूरा करने की कोशिश कर रहा हो। अब अंबेडकर जी से रिलेटेड जो इवेंट्स है, उनकी सेलिब्रेशन के साथ साथ ये बात समझना जरूरी है कि कितने प्लेयर्स इंडिया के अंदर अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्टोरल गेम्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो अंबेडकर साहब बिल्कुल एंटी कास्ट थे, बिल्कुल ही एंटी पेट्रियार्कल विजन। एंटी कास्ट का मतलब क्या है कि भाई कास्ट सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट थे। खुद अंबेडकर साहब ने कास्ट के आधार पर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन झेला था, तो वो एक कास्टलेस सोसाइटी चाहते थे। और कास्टलेस सोसाइटी के साथ साथ वो इकोनॉमिक इक्वलिटी भी चाहते थे। वो चाहते थे कि जो सोसाइटी के अलग अलग तबके हैं उनको बराबर का अधिकार, बराबर का पैसा, बराबर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिले, फेयरनेस हो, जस्टिस हो सोसाइटी में। उसके साथ साथ एंटी पैट्रियार्कल विजन, मतलब कि एक फैमिली के अंदर केवल जो मेल फैमिली हेड है उसकी चल रही है, ये नहीं होना चाहिए। एक फैमिली की डीलिंग्स में जो वुमेन है उसको भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो अब इतने सारे आप कह सकते हो सिस्टम्स को अंबेडकर जी ने ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की। उनको लर्निंग को देखेंगे आप तो इससे ये चीजें निकल के आती हैं। लेकिन क्या आज की राज्य सरकारें और केंद्र की सरकार इस चीज को फॉलो कर रही है? ऑथर बोल रहा है फॉलो नहीं किया जा रहा है। अब ऐसी कौन सी बाबा साहब की आइडियोलॉजीज थी जिसको आज की सरकारें नहीं फॉलो कर रही, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जब अंबेडकर साहब लेबर मिनिस्टर थे वाइस रॉय की काउंसिल में 1946 से 46, उस समय पे उनकी कुछ राइटिंग्स थी, जैसे स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज 1947। इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में अंबेडकर साहब ने अपने व्यूज दिए थे। 1928 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने मैटरनिटी बेनिफिट बिल पास कराने की कोशिश की थी बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से। वो पास कराने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, लेकिन बाद में मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1934 में यह मैटरनिटी बेनिफिट बिल इंट्रोड्यूस किया गया। तो मैटरनिटी बेनिफिट बिल मतलब कि वो वुमेन जो प्रेग्नेंट है उनके रिस्पेक्ट में उनको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा राइट्स देना, जो कि उस समय की कंजर्वेटिव सोसाइटी में बहुत प्रोग्रेसिव सोच थी। आज की डेट में मैटरनिटी बेनिफिट्स को एक राइट समझा जाता है।
वुमेन का राइट्स है कि हाँ भाई, अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर की नौकरी में हो तो 6 महीने आपको छुट्टी मिलेगी जब आप प्रेग्नेंट हो। लेकिन उस समय की सोसाइटी 1920, 1930, 1940, 1950, उस समय पे वुमेन के राइट्स रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते। तो उस समय पे एक इंसान अगर वुमेन के राइट्स प्रमोट कर रहा है तो उसको अपने समय से अहेड माना जाएगा, जो कि बाबा साहब थे। दूसरा, एक दिन में एक लेबर कितना काम करेगा? फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में नॉर्मल वर्क आवर्स 8 घंटे माने जाते हैं। आप सरकारी नौकरी में भी जाओगे तो 8 साढ़े 8 घंटे का आपका शेड्यूल होता है। प्राइवेट नौकरियों में भी 8 साढ़े 8 घंटे ही कहा जाता है। हालांकि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में लोग बहुत काम करते हैं, 10-10 12-12 घंटे ऑफिस में बैठे रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब उस समय पे अंबेडकर साहब ने 1942 में एक नियम कानून पास करवाने की कोशिश की, जो कि उस समय के दिन का जो काम था 12 घंटे, उस समय पे लोगों को 12 घंटे दिन में काम करना पड़ता था, इसको 12 घंटे से कम करवाने की 8 घंटे की कोशिश कर रहे थे। मतलब अंबेडकर साहब उस समय की जो टफ वर्किंग कंडीशंस थी एम्प्लॉयज की, उसमें सुधार लाने की कोशिश कर रहे थे, रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे थे। काम के समय को 12 घंटे से 8 घंटे करवा रहे थे। और आज की डेट में केंद्र की सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए आर्टिकल बोल रहा है कि केंद्र की सरकार ने कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे यह कोशिश की थी कि भाई दिन के काम को फिर से 12 घंटे कर दिया जाए। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रेजेंट केंद्र सरकार का प्लान था कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को बदल के दिन के 8 घंटे को काम के 12 घंटे किया जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2020 में फिर से 12 घंटे का वर्क शेड्यूल निकालने की बात की थी एक एम्प्लॉय के लिए। लेकिन भारी बवाल हुआ, लेबर यूनियन प्रोटेस्ट हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को नोटिस इशू कर दिया, तो यूपी सरकार ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। 8 घंटे का ही दिन का काम रहा। तो मतलब अभी की प्रेजेंट सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये डेली वर्किंग आवर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ओवरऑल ये बाबा साहब की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट था। पहली चीज तो किस प्रकार से बाबा साहब की आइडियोलॉजी आज के गवर्नेंस आर्किटेक्चर में इग्नोर हो रही है, इसको यहां पे बताया जा रहा है। फिर भाई, आज की डेट में बहुत हद तक कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है लेबर फोर्स का। मतलब परमानेंट पोस्टों पे लोगों को हायर नहीं किया जा रहा है, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया जा रहा है। तो इस कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन के चलते, मतलब कि एक कंपनी के आप परमानेंट जॉब नहीं दे रहे हो, टेम्परेरी बेसिस पे रख रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख रहे हो। वो कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होता है, कभी कभी एक्सटेंड कर दिया जाता है, कुछ महीनों का होता है। तो अब इससे होता क्या है? एक तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का गैप बढ़ रहा होता है। जो एम्प्लॉयर होता है वो और अमीर होता चला जाता है, एम्प्लॉय गरीब ही रहता है। क्योंकि चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो मान लो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उसको 20,000 रुपए प्रति महीने की तनख्वाह पे रिक्रूट किया गया। अब उसने 2 साल तक 20,000 रुपए काम किया, और उसके बाद जब टेक्निकली उसकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए थी, वैसे तो हर एक साल में तनख्वाह बढ़नी चाहिए, बट कॉन्ट्रैक्ट पे अगर 2 साल के लिए आपको रखा गया है, तो 2 साल तक आपको महीने के 20,000 ही मिलेंगे। तो 2 साल के बाद उसके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने के लिए उसको ऑप्शन कई जगहों पे तो निकाल दिया जाता है। कई जगहों पे अगर एम्प्लॉय काम का है तो 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देंगे। अब जब 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएंगे तो बोलेंगे 20,000 दे पाएंगे भाई, काम करना हो करो, ना करना हो ना करो। अब उस केस में जो काम करने वाला आदमी, उसके पास कोई और नौकरी है नहीं, तो वो उसको कंटिन्यू कर देता है। तो इससे क्या होता है? उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ती, एम्प्लॉयर रिच होता चला जा रहा है, एम्प्लॉय गरीब होता चला जा रहा है। वहीं पे जो परमानेंट एम्प्लॉयज है, जो टेम्पररी नहीं है, उनकी तनख्वाह हर साल के बेसिस पे बढ़ रही है, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल है उनकी नहीं बढ़ रही है। तो जो परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, इनके बीच का जो गैप है वो भी बढ़ता जाता है। और खास बात यह कि इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, 2001 के लगभग इसमें 15.5% वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे, और 2015-16 में ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 28% वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है। मतलब ओवरऑल एम्प्लॉयर्स की टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हायर करने की बढ़ रही है। ओके। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन एक्ट लेके, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 लेके आया गया था। ठीक है। इसमें ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वर्क को लेके थोड़े बहुत प्रोविजंस रखे गए थे कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को इतनी तनख्वाह तो देनी ही है, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। लेकिन ये सब एक्सप्लॉइटेशन ग्राउंड लेवल पे चल रहा है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की कंपनियां भी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लोगों को हायर करती हैं, उनसे काम कराती हैं, मन के हिसाब से हायरिंग फायरिंग करती रहती है। तो दिस इज बेसिकली अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, पंजाब की सरकार क्या थी कि जो टेम्पररी इंप्लॉयज थे उनको ज्यादा नौकरी कम, मतलब सैलरी दे रही थी, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लॉयज थे, पार्ट टाइम इंप्लॉयज थे, उनको कम सैलरी दे रही थी। पार्ट टाइम तो नहीं बोलना चाहिए, टेम्पररी इंप्लॉयज बोलना चाहिए, क्योंकि ये टेम्पररी इंप्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन्वॉल्व है। तो जो परमानेंट एम्प्लॉयज जितना काम वो कर रहे हैं, उतना ही ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज भी कर रहे हैं। इनफैक्ट परमानेंट एम्प्लॉयज अपना बहुत सारा काम इन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज से करवाते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट वाले सोचते हैं कि यार जॉब परमानेंट नहीं है, थोड़ा बना के रखो। तो इसके चलते इन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज का काफी शोषण हो जाता है और पैसे इनको कम मिलते हैं। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई, पंजाब सरकार अगर कॉन्ट्रैक्ट वालों को कम पैसा दे रही चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का डिसीजन गलत है, जितना परमानेंट एम्प्लॉयज को तनख्वाह दे रहे हो, उतना ही कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी देनी पड़ेगी। ठीक है।
अच्छा, रेगुलर वर्कर्स की भी बात करिए तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 का डाटा क्या बोलता है कि रेगुलर वर्कर्स में भी 45% वर्कर्स महीने के 10,000 से कम कमाते हैं। लगभग 72% महीने के 18,000 से कम कमाते हैं। केवल 3% वर्कर्स ऐसे हैं जो महीने के 50,000 से 1 लाख रुपया कमाते हैं। और लगभग 0.2% वर्कर्स ऐसे हैं जो महीने के लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वर्कर्स के अंदर भी बहुत हद तक सेग्रीगेशन है कि एक बहुत छोटा लॉट ऐसा है जो ज्यादा पैसा कमा पा रहा है, ज्यादातर कम ही पैसा कमा रहे हैं। और ये अंबेडकर जी के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट था। अंबेडकर जी ने साफ साफ बोला था कि अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटी रहेगी तो जो ज्यादा कमाने वाले लोग हैं वो ओवरऑल अपनी डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे और ये इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए एक डेथ नेल होगा। तो बेटर ये रहेगा कि इक्वलिटी होनी चाहिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में कहीं से भी इक्वलिटी नजर नहीं आ रही है। तो एज अ वाइसरॉय काउंसिल मेंबर अंबेडकर जी ने कोशिश की थी कि भाई इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और वो भी जेंडर इंडिपेंडेंट तरीके से। मतलब अलग अलग जगहों पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको बराबर की तनख्वाह मिलनी चाहिए, और चाहे वो आदमी हो औरत हो उसको भी बराबर की तनख्वाह मिलनी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर आज देखो तो वुमेन कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज्ड है। वुमेन को प्रतिदिन ऑन एन एवरेज 70 से 90 रुपए मिलते हैं। ओके। और चाहे फॉर्मल कैटेगरी के मैन हो चाहे इनफॉर्मल कैटेगरी के मैन हो, उनके लेबर के रिस्पेक्ट में वुमेन को कम पैसा मिलता है प्रतिदिन के हिसाब से। और इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स हैं, अगर फॉर्मल सेक्टर के वर्कर को 100 रुपया मिल रहा है प्रतिदिन का, तो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर को लगभग 30 से 40 रुपया मिलेगा। मतलब 30 to 40%। एक इनफॉर्मल सेक्टर का वर्कर एक फॉर्मल सेक्टर के वर्कर से 30 से 40% ही दिन की तनख्वाह ले पाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड पोजीशन में है एक इनफॉर्मल वर्कर। अब इन इनफॉर्मल वर्कर्स को सुधारने के लिए जो कोड्स लेके आए गए हैं, 4 लेबर कोड्स: कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। बेसिकली ये जो 4 लेबर कोड्स लेके आए गए थे 44 लेबर लॉज को मिला के, ऑथर यहां पे बोल रहे हैं कि ये लेबर कोड्स लेबर की हालत को और बुरा कर देंगे। कैसे कर देंगे? तो भाई देखिए, कुछ लेबर कोड से जो यहाँ पे स्ट्राइक को रोक रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 पढ़े तो वर्कर्स की राइट टू स्ट्राइक यहां पे अफेक्ट होगा। जबकि बाबा साहब ने साफ साफ बोला था कि राइट टू स्ट्राइक इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ वर्कर्स। हालांकि बाबा साहब का यहां पे ये बोलना था कि भाई आप पब्लिक डिस्टर्बेंस नहीं मनाएंगे, वायलेंस नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी बात को मनवाने के लिए स्ट्राइक कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड क्या बोल रहा है? स्ट्राइक नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखो तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोटेस्ट करवा रहा है। अप्रैल 2022 में तमिलनाडु में राज्य की सरकार को बोलेंगे कि एक रेजोल्यूशन पास करिए केंद्र की सरकार के इन 4 लेबर कोड्स के अगेंस्ट। ये लेबर कोड्स पुल बैक किए जाए। केंद्र की सरकार का क्या बोलना है कि भाई हम इस लेबर कोड से लेबर की भी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर बाहर का इन्वेस्टमेंट आए, तो हम दोनों चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन लेबर का बोलना है कि आपकी इस बैलेंसिंग के चलते लेबर राइट्स बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। तो भारत सरकार भी यहाँ पे कटघरे में है कि एक तरफ इकोनॉमी को बढ़ाना है, दूसरी तरफ लेबर राइट्स को मेंटेन करना है, तो क्या किया जाए? फिर ये आज की डेट में जो मोनेटाइजेशन हो रहा है, जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके भी अगेंस्ट होते हैं अंबेडकर साहब, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। ऑथर का बोलना है कि जो इंडियन रेलवेज, भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इनका आईपीओ निकल रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, मोनेटाइजेशन हो रहा है, ये सरकारी कंपनीज बेची जा रही हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मंगाया जा रहा है। जैसे जैसे ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा वैसे वैसे लेबर एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा। तो इस टेंडेंसी को भी एक्सेलरेट, मतलब इस टेंडेंसी को भी अरेस्ट करने की जरूरत है। अगर अंबेडकर साहब आज जिंदा होते तो वो देखते कि ये जो हम रास्ता पकड़ रहे हैं आज की डेट में लेबर राइट्स के रिस्पेक्ट में, बहुत गलत रास्ता है, और बाबा साहब इसके अगेंस्ट होते। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों ही तरीके से अगर बाबा साहब के व्यू पॉइंट्स को मानना है तो इनकी आइडियोलॉजीज को फॉलो करना चाहिए, और अभी की सरकार जो डिसीजन ले रही है उसके अगेंस्ट है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सरकार के अगेंस्ट भी आप कह सकते हो इस आर्टिकल को। बट सरकार के पर्सपेक्टिव को छोड़ के अगर मान लीजिए बाबा साहब से रिलेटेड, भीमराव अम्बेडकर साहब जी से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पे आप ये आइडियोलॉजीज कोट कर सकते हो, और ये कह सकते हो कि हाँ भाई सरकार किसी भी स्कीम को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कराने से पहले बाबा साहब के इन आइडियाज को फॉलो कर सकती है। तो इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे, एक न्यूट्रल अप्रोच आपकी नजर आएगी, क्योंकि आप यहाँ पे सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे होगे, बाबा साहब के व्यू पॉइंट बता रहे होगे जो कि आप किसी भी क्वेश्चन में कोट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं डिसेबिलिटी एंड बैरियर्स टू फेमिनिन हाइजीन। भाई लड़कियों के रिस्पेक्ट में जो हाइजीन, और मैं बता दूं मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जब बात आती है, जिसको बोलते हैं आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सॉरी मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन मैनेजमेंट, एमएचएचएम, एमएचएचएम इस पूरे आर्टिकल में मैं डिस्कस करूंगा।
याद रखिएगा कि केवल फीमेल्स के रिस्पेक्ट में नहीं होती, एलजीबीटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, खासकर आप कह लो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं, वहां पे भी मेंस्ट्रुअल हेल्थ वाला इश्यू उठता है। तो ये मत समझिएगा कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स केवल औरतों को ही होती हैं, केवल फीमेल ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है, मैं आपको शुरू में बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पिछले भाई आप कह लो एक 10 सालों में गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स के द्वारा मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन मैनेजमेंट एमएचएचएम में बहुत कुछ किया गया। सैनिटरी पैड्स को बांटना, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी को लेकर आना, पिक्चरों के थ्रू इंफॉर्मेशन यहाँ पे फैलाई गई। और गर्ल्स और वुमेन्स जो डिसेबिलिटी से सफर कर रही हैं, उनकी मेंस्ट्रुअल पे स्पेसिफिक ध्यान देना की यहाँ पे बात की गई है। सेंसस 2011 के हिसाब से 27 मिलियन पर्सन, 2 करोड़ 70 लाख लोग, लगभग 2.2% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिसेबल्ड है। अब इनकी मदद के लिए लाया गया राइट टू पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। डिसेबिलिटी यहां पे कैसे डिफाइन की गई? लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड सेंसरी इंपेयरमेंट। एक ऐसा इंपेयरमेंट जिससे एक इंडिविजुअल की ओवरऑल सोसाइटी में कंपीट करने की जो ताकत है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, बाकी के साथ जो इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला जो एलिमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो इसको आप बोलते हो डिसेबिलिटी। और अगर ये डिसेबिलिटी किसी सोशली और इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप को हो जाए, गांव में रहने वाली, या फिर कह लीजिए गरीब और वल्नरेबल कम्युनिटी में रहने वाली, या फिर कह लीजिए कंजर्वेटिव तबके में रहने वाली जो गर्ल्स और वुमेन है, वो यहां पे डिसेबल्ड कैटेगरी में अगर आ जाती हैं, तो उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा एडिशनल इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उनकी सेटिंग में ऑलरेडी लड़की या फिर औरत होने की वजह से उनके ऊपर काफी प्रेशर है, उनके ऊपर काफी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऊपर से वो डिसेबल्ड हो गई तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में इन लेडीज और औरतों के पास सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंफॉर्मेशन पहुंचाना, सर्विसेज पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे सोशल और फिजिकल बैरियर्स इनके सामने खड़े होते हैं। ठीक है, तो इनको कॉम्प्रोमाइज्ड मेंस्ट्रुअल हेल्थ की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। इससे इनके फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर भी इंपैक्ट आता है। इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको जेन्युइन प्रॉब्लम है और आसपास की सेटिंग में उसकी प्रॉब्लम कोई भी नहीं समझ पा रहा है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ औरतों को ही नहीं, जेंडर डाइवर्स आइडेंटिटीज, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में भी जो आप कह लो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम अगर किसी को आ रही है, तो उस रिस्पेक्ट में भी उनके रिस्पेक्ट से भी प्रॉब्लम बहुत कॉन्टेक्चुअल हो जाती है। तो हाइजीन मैनेजमेंट, गुड हेल्थ, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, इन सब चीजों की फैसिलिटीज इनके पास पहुंचाना जरूरी है। अब कैसे पहुंचाई जाए? तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और वाटर एड इंडिया, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो पर्सन जो डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं और साथ साथ मेंस्ट्रुअल हेल्थ भी उनकी मैनेज करनी है, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है, और उनको कैसे सुधारा जाए। तो कैसे सुधारा जा सकता है? तो एक एक्सेसिबल एंड एडेप्टिव इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन कैंपेन चलाना। किसके ऊपर? मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर और हाइजीन के ऊपर। और डिसेबिलिटी के अनुसार अलग अलग कैटेगरी ऑफ लोगों के पास उनकी डिफरेंशियल नीड्स और कैपेसिटीज के हिसाब से मदद पहुंचाना। अब इसके लिए ग्राउंड लेवल पे आशा एक्टिविस्ट और ओवरऑल उनकी कम्युनिटी, जैसे कि अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर मेंस्ट्रुअल हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके कम्युनिटी के साथ हमको डील करना पड़ेगा यहाँ पे चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए। हालांकि उनकी कम्युनिटी बोलना यहाँ पे सही नहीं होगा। उसका रीजन देखिए ये है, क्योंकि ओवरऑल कम्युनिटी ना बने सोसाइटी में बेटर है। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं वो नॉर्मल सोशल आप कह लो मिक्सिंग कर सकें, मतलब बाकी जो मेल फीमेल आइडेंटिटी वाले लोग हैं उनके साथ बाकी जो जेंडर आइडेंटिटी वाले लोग हैं वो घुल मिल के रह सकें। अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं हो पाता है। दिल्ली मुंबई जैसे कुछ शहर है जहां भले ही ऐसा हो जाए, नॉर्मल केसेस में तो देखो नहीं हो रहा है। फिर एक डाटा यहां पे दिया गया, डाटा क्या बोलता है कि भाई देखिए, हमारे देश में लगभग जितनी भी गर्ल्स और वुमेन्स है 15 से 24 साल की, जो कि डिसेबिलिटी से गुजर रही हैं, तो 15 से 24 साल की मेन, गर्ल्स और वुमेन जो कि डिसेबिलिटी से गुजर रही हैं, उनमें से 2/3 से कम हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन मेथड्स का इस्तेमाल करती हैं। मतलब ओवरऑल अवेयरनेस यहां पे हाइजीन मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन मेथड्स की 66% से कम है यूजेज। ज्यादातर यहाँ पे मतलब आप कह लो कि लगभग 33%, 35% से ज्यादा ऐसी गर्ल्स और औरतें हैं 15 से 24 साल की, जो कि डिसेबिलिटी से सफर कर रही है और उनके पास मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इनके पास यहाँ पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी पहुंचाना बहुत जरूरी है। फिर जो इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट से गुजरते हैं लोग, सुनने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, ठीक है, सेंसरी जो उनके ऑर्गन से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं एंड मिस अलाइनमेंट है, तो ऐसे केसेस में इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के लिए ऐसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो सॉफ्ट टू टच है, जिससे उनको कम इरिटेशन हो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट्स है तो किसी आप कह रहे हो हार्श मटेरियल्स का टच उनको इरिटेशन दे सकता है। फिर भाई
इस पर्टिकुलर कैटेगरी के गर्ल्स और आप कह लो मेंस्ट्रुअल हाइजीन वाले फैक्टर में जो डिसेबल्ड पर्सन का लॉट है, उनके पास रिस्पॉन्सिबल इंक्लूसिव वाटर सैनिटेशन और हाइजीन फैसिलिटीज होनी चाहिए, वॉश फैसिलिटीज इनको अवेलेबल करवानी चाहिए। तो अलग अलग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्कूल्स में वॉश इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन की फैसिलिटीज होनी चाहिए। चौथा, फैमिली और इंस्टीट्यूशंस में जहां पे डिसेबल्ड कैटेगरी की लोग हैं जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन से सफर कर रहे हैं, उनके लिए केयर गिवर्स अवेलेबल होने चाहिए। वो केयर गिवर्स पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में भी अवेलेबल होने चाहिए और घरों के अंदर भी अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि उनकी प्रॉब्लम को समझ सकें, उनकी प्रॉब्लम को ग्राउंड लेवल पे उनके साथ इंगेज करके सॉल्व कर सकें। डिसेबिलिटी इंक्लूसिव अप्रोच की जरूरत है यहां पे। और सबसे जरूरी, मेंस्ट्रुअल हेल्थ के अराउंड जो इंडिया के अंदर स्टिग्मा है, इसको हटाने की जरूरत है। शहरों में तो लोग बहुत हद तक अवेयर हो चुके हैं, लेकिन गांव देहात के जो इलाके हैं, जो सबर्बन इलाके हैं, वहां लोग अभी भी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाते हैं, उसको एक टैबू की तरह देखते हैं, जिसको यहां पे बहुत हद तक सुधारने की जरूरत है। तो ये ओवरऑल हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। चलिए दो और आर्टिकल डिस्कस करते हैं। हाल अभी तक के जो दो आर्टिकल्स डिस्कस किए वो थोड़े नए थे, थोड़े यूनिक थे। अब थोड़े से रिपीटेड टाइप के आर्टिकल्स हैं, जैसे यासीन मलिक का अरेस्ट, इसके बारे में मैं ऑलरेडी करंट अफेयर्स में बता चुका हूं। तो रिसेंटली ही ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर यहाँ पे यासीन मलिक को पूरी जिंदगी की जेल की सजा दे दी गई एनआईए के कोर्ट के द्वारा। उसने गिल्टी प्लीड किया था यहाँ पे। गिल्टी प्लीड करने की यासीन मलिक की एक और वजह बताई जा रही थी कि जो कश्मीर में सेपरेटिस्ट फैक्शन है, जो कश्मीर के सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, जो कहीं ना कहीं इंडिया से नाराज हैं, सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके सामने यासीन मलिक एक हार्ड लाइन एलिमेंट की तरह नजर ना आए, एक सॉफ्ट लाइन एलिमेंट की तरह नजर आए। और चूंकि उसने गिल्टी प्लीड किया और बोला कि 1994 के बाद मैंने सारा वायलेंस छोड़ दिया, मैंने वायलेंस अब्जोर कर दिया है, मुझे भरोसा नहीं रहा है वायलेंस के सिद्धांत में, मैं गांधी के रास्ते पे चल रहा हूं, ये तो बिल्कुल ही गजब बात कर दी। तो ऐसे कंटेक्स्ट में यासिन मलिक ने ऐसा यहां पे इसलिए किया ताकि ओवरऑल कश्मीर वैली में उसके लिए एक सॉफ्ट फीलिंग आ जाए, और अगर उसको सजा होती है तो कश्मीर वैली में पैशंस इन्फ्लेम हो जाए, ताकि भारत सरकार यासिन मलिक की डिमांड के सामने यहां पे झुक जाए। लेकिन 2019 के बाद से भारत सरकार का जो स्टांस रहा है ना कश्मीर सेपरेटिस्ट फैक्शन के लिए, वो बहुत स्ट्रांग रहा है। भारत सरकार का सिंपल बोलना है कि यार 1947-48 से लेके आज तक हम प्रॉपर तरीके से डील करने की कोशिश करते रहे, आर्टिकल 370 को हमने नहीं हटाया, उसके बावजूद भी कश्मीर में चीजें सॉर्ट आउट नहीं है। तो इसलिए अब हम आर्टिकल 370 हटा रहे हैं और कश्मीर को इंडिया से मिला रहे हैं। ठीक है ना, ये सेपरेटिस्ट फंक्शन फैक्शन अब कश्मीर में नहीं चल पाएगा, ये क्लियर कट सरकार का टारगेट था। और यासिन मलिक के साथ पहले के प्रधानमंत्री इंगेज करते थे, हर पॉलिटिकल पार्टी की, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो चाहे मनमोहन सिंह जी की बात कर लीजिए, और लीडर्स की बात कर लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर लीजिए, सबने अपनी अपनी जगह पे थोड़ी बहुत यासिन मलिक के साथ बातचीत की। लेकिन आज समय बदल गया। आज की सरकार क्या कह रही है कि अब किसी भी टेररिस्ट की बात नहीं सुनी जाएगी। जेकेएलएफ के साथ यासिन जुड़ा हुआ है, इसने एयरफोर्स ऑफिसर्स को 1990 में मारा है, कश्मीर वैली में वायलेंस करवाया है, पाकिस्तान में जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है जिन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया, उनके साथ ओपन में बैठ के इसने रैलियां अटेंड की हैं। तो कहीं ना कहीं इसका रोल कश्मीर वायलेंस के साथ जुड़ा हुआ है। ये कश्मीर को इंडिपेंडेंट कराना चाहता था वायलेंट टैक्टिक्स से, तो इसको यहाँ पे उम्र कैद की सजा हो गई। हो सकता है इसका टारगेट रहा हो यासिन मलिक का कि अपनी उम्र कैद की सजा के थ्रू फिर से कश्मीर में पैशन से इन्फ्लेम करा दूंगा और ओवरऑल कश्मीर के प्रेशर में सरकार हमारी बात सुनेगी। इस बार कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। हालांकि कहीं ना कहीं देखिए तो कश्मीर में चीजें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। रिसेंटली एक इंस्पेक्टर को मार दिया, एक कश्मीर की फेमस टिकटॉकर थी जिनको मार दिया टेररिस्टों ने। हालांकि ढूंढ ढूंढ के उसके बाद भारतीय फोर्सेस टेररिस्टों को मार रही है पकड़ पकड़ के कश्मीरी वैली में। तो कहीं ना कहीं कश्मीरी वैली में इंस्टेबिलिटी आ रही है। अब ऑथर यहां पे एक बात कह रहा है कि देखिए कश्मीर की वैली के अंदर लोगों के साथ एसोसिएट करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो जम्मू एंड कश्मीर के बाइफर्केशन के बाद जो दो आपकी यूनियन टेरिटरी बनी है, उसमें एक प्रॉब्लम ये हुई है कि कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है एक्टिव कश्मीर वैली के अंदर। अगर ये एक्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप आ जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के पास एक मीन्स रहे अपनी बात को कहने का, वो नहीं हो पा रहा है चूंकि यहां पे। इसलिए शायद कश्मीरी सेपरेटिस्ट फैक्शन के लोग थोड़ा बहुत लोगों को मोबिलाइज करने में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। तो यहां पे सरकार को ग्राउंड लेवल पे कश्मीरी वर्कर्स के साथ बातचीत करने, सॉरी, कश्मीरी लोगों के साथ बातचीत करने की जरूरत है, उनको कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। ग्राउंड लेवल पे सरकार पैसा बहुत इन्वेस्ट कर रही है, अलग अलग स्कीमें कश्मीरी लोगों के लिए चला रही है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे उनके साथ इंगेज करने की जरूरत है। अब प्रॉब्लम ये भी है कि जो कश्मीर की सरकारें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो खुद एक सेपरेटिस्ट एजेंडा लेके चलती हैं, एक माइनॉरिटीज वर्सेस मेजोरिटी वाला एजेंडा लेके चलती हैं। तो भारत सरकार को भी समझ में आया कि यार किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने आप को एंगेज करें। हालांकि भारत सरकार ने साफ साफ बोल दिया है
कि कश्मीर एक समय पे राज्य बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके पास 370 वाला स्पेशल स्टेटस नहीं होगा। अभी के लिए यूनियन टेरिटरी है विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, डीलिमिटेशन हो गया है, जल्दी यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे और कश्मीर के अंदर सरकार बनेगी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो हो सकता है उसके बाद चीजें थोड़ी यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाए। फिर बात करते हैं सेक्स एज अ वर्क। इसके बारे में ऐसे मैं आपको बता चुका हूँ, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और वहां पे बुद्धदेव कर्माकर 2011 वाले जजमेंट को कोट किया और बोला कि सेक्स वर्कर के पास भी लाइफ ऑफ डिग्निटी का ऑप्शन है। मतलब कि 2011 में जो पैनल बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, आर्टिकल 142 की पावर, सॉरी, उस समय पे पैनल जो बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैफिकिंग रिहैबिलिटेशन और सेक्स वर्कर्स की कंडीशंस को लेके, उस पैनल की रिपोर्ट आई। उसको लेके सरकार को यहाँ पे गाइडलाइंस रिलीज करनी थी। गाइडलाइंस का नाम डिसाइड किया गया ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिहेबिलिटेशन बिल। ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो नहीं पाया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की पावर को यूज करके गाइडलाइंस इशू कर दी और बोला कि भाई सेक्स वर्कर्स को आप प्रताड़ित नहीं कर सकते, वो पुलिस वाले सेक्स वर्कर्स को गलत तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, उनको फोर्सफुली किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में जबरदस्ती नहीं कर सकते। जो पुलिस का ब्रूटल और वायलेंट एटीट्यूड है सेक्स वर्कर्स के प्रति, वो हमें यहाँ पे हटाने की जरूरत है। राज्य की सरकारों और केंद्र की सरकारों के ऊपर बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे इंपोज की हैं सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना के आपको बताया था। तो बेसिकली सेक्स वर्कर्स को लेके एक बहुत ही प्रोग्रेसिव लिटिगेशन यहाँ पे, मतलब व्यू पॉइंट अपना यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसको मैं अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपने वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी है तो सेक्स वर्कर्स, मेरा नाम अर्षित यूट्यूब सर्च मार दीजिए, आपको पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। तो उसको देख के आप अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अभी ग्राउंड लेवल पे केंद्र की सरकार कोई बिल लेके इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि केंद्र की सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जैन सुड साहब का बोलना है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल ने रिकमेंडेशन लिए उसमें से कुछ पॉइंट्स के साथ केंद्र की सरकार वाकया नहीं रखती और इसीलिए अभी के लिए बिल ग्राउंड लेवल पे पास नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई बिल पास हो चाहे ना हो, हम जब तक ये बिल नहीं पास होता तब तक अपनी गाइडलाइंस रिलीज कर रहे हैं। और बिल पास होने के बाद भी अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो केंद्र की सरकार का सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आया, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर भी जजमेंट दे सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम जरूर कर लीजिए, हो सके तो सुपर थैंक्स तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें।